जब एमसी ने एक ड्रिंक खरीदी, तभी उसे हैरानी से पता चला कि वो उस ड्रिंक के अंदर छिपी जीतने की संभावना देख सकता है। अपनी इस अजीब क्षमता को परखने के लिए उसने 100% संभावना वाली बोतल खोली और नतीजा सच में दोबारा एक बोतल मिलने का निकला। क्या अब उसकी किस्मत बदलने वाली थी? इसके बाद एमसी ने जानबूझकर 0% संभावना वाली एक दूसरी ड्रिंक उठाई। बोतल खोलते ही नतीजा भी वैसा ही आया। धन्यवाद, फिर कोशिश करें। यह देखकर एमसी इतना उत्साहित हुआ कि लगभग खुशी से उछल ही पड़ा। लगता था कि उसे सच में कोई जबरदस्त सुपर पावर मिल चुकी थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी ताकि कैशियर को उसके बारे में शक न हो। इसके बाद एमसी ने उसी तरीके को दोहराना शुरू कर दिया। वो आराम से चाय पीते हुए अपनी नई क्षमता को लगातार परखता रहा। थोड़ी ही देर में कैशियर की हैरान कर देने वाली शक्ल के सामने एमसी बिना ढक्कन वाली कई ड्रिंक लेकर वहां से निकल गया। कंपनी वापस पहुंचने के बाद एमसी ने सोचा कि ये ड्रिंक अपने साथ काम करने वालों को दे देगा, लेकिन जैसे ही वो उन्हें बांटने लगा, तभी दरवाजे की तरफ से गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी। महिला बॉस, एमसी, देर से ऑफिस पहुंचे हो, वो भी चलो किसी तरह माफ किया, लेकिन अब यहां साथियों को रिश्वत दे रहे हो। अगर काम नहीं करना है तो अभी के अभी निकल जाओ। ये सुनते ही बाकी सभी कर्मचारी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए और काम करने लगे। वहां सिर्फ एमसी अकेला खड़ा रह गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी डरपोक मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। महिला बॉस ने एमसी को इस तरह खड़ा देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गई। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि तभी एमसी ने हाथ उठाया और सामने रखी ड्रिंक सीधे उसके चेहरे पर उछाल दी। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की हैरान निगाहों के बीच एमसी बिना कुछ कहे मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। अब जब एमसी के पास हर चीज की सफलता की संभावना देखने की शक्ति थी, तो उसके लिए नौकरी करना नामुमकिन था। कम से कम अब वो पूरी जिंदगी नौकरी करने वाला नहीं था। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद एमसी सोचने लगा कि इस नई क्षमता का इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाए जाए। उसके दिमाग में सबसे पहले जुए जैसे पत्थरों की खरीद बिक्री, यानी पत्थर काटकर कीमती रत्न निकालने का काम आया। इत्तेफाक से जियांगाई शहर में एक छोटा सा पत्थर बाजार भी था। कहा जाता था कि वहां के ज्यादातर पत्थर म्यांमार से लाए जाते थे। इस कारोबार में एक मशहूर कहावत थी, एक बार इंसान को गरीब बना सकता है और दूसरा बार उसे अमीर। लेकिन एमसी अब सफलता की संभावना देख सकता था, इसलिए उसके लिए नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक ही बार में अमीर बन जाना। एमसी ने हाथ देकर टैक्सी रोकी और सीधे उस पत्थर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद वो एक सुनसान कोने में गया और अपने फोन में बैंक बैलेंस देखा। खाते में सिर्फ 1200 युआन थे। इतने पैसों में अच्छी क्वालिटी वाले हिस्से से पत्थर खरीदना तो दूर, सामान्य हिस्से का बेकार टुकड़ा भी मुश्किल से मिल सकता था। लेकिन एमसी बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। वो सीधा सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद किलो के हिसाब से बिकने वाले पत्थरों के सेक्शन में चला गया। इन पत्थरों को आमतौर पर खदान से बचा हुआ किनारे का माल माना जाता था और इन्हें सब्जियों की तरह वजन के हिसाब से बेचा जाता था। इनमें लगभग 99.9% पत्थर ही निकलते थे। लेकिन एमसी के लिए यही जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और सामने पड़े पत्थरों के ढेर पर ध्यान केंद्रित किया। तभी उसकी आंखों के सामने सफलता की एक एक करके कई दरें दिखाई देने लगी। लेकिन उसने जितने भी पत्थर देखे, लगभग सभी के ऊपर 0% लिखा हुआ था। एमसी ने बेबसी से सिर हिलाया। लगता था कि इस जगह का माल सच में बहुत खराब था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो पूरे स्टॉल के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और हर पत्थर को एक एक करके देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए। उसकी आंखें तक थक गई, लेकिन उसे अभी तक एक भी 100% वाला पत्थर नहीं मिला था। तभी जब एमसी दूसरे स्टॉल की तरफ जाने वाला था, उसकी नजर कोने में पड़े एक साधारण से पत्थर पर जा टिकी और उसी पत्थर के ऊपर चमक रहा था। सफलता की संभावना 100%। एमसी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और ऐसे दिखाया जैसे उसे उस पत्थर में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं है। उसने पत्थर उठाया और दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। दुकानदार आराम से बीज चबाते हुए बोला कि किलो वाला माल सिर्फ 200 युआन का है, जितना चाहो चुन लो। एमसी ने बिना ज्यादा बात किए तुरंत पैसे दिए, पत्थर उठाया और पास में रखी कटिंग मशीन की तरफ बढ़ गया। पत्थर काटने वाले बुजुर्ग कारीगर ने जैसे ही एमसी के हाथ में वो पत्थर देखा, वो हंसे बिना नहीं रह सका। कारीगर, हाँ, लगता है पहली बार आए हो। ऐसा किलो वाला पत्थर तो ईंट से भी बेकार है, इसे काटना भी बिजली की बर्बादी होगी। पास खड़ा दूसरा आदमी भी हंसते हुए बोला। दूसरा आदमी, बिल्कुल सही कहा, इसके ऊपर तो जरा भी अच्छा निशान नहीं है। अगर इसमें हरा रत्न निकल आया तो मैं पूरी कटिंग मशीन ही खा जाऊंगा। लेकिन एमसी के चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांत आवाज में कहा, एमसी मास्टर, इसे सीधे बीच से काट दीजिए। कारीगर ने उसकी बात सुनी तो बेप्सी से सिर हिलाया। फिर उसने पत्थर को मशीन में मजबूती से लगाया और मशीन चालू कर दी। तेज घर्षण की आवाज के साथ कटिंग मशीन घूमने लगी। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही मशीन रुक गई। कारीगर ने लापरवाही से पत्थर उठाया और कटे हुए हिस्से को कपड़े से बस एक बार साफ किया।
लेकिन अगले ही पल उसकी धुंधली आंखें अचानक गोल हो गई। उसके हाथ तक कांपने लगे। कारीगर, अरे हरा रंग निकल आया, सच में हरा निकल आया। दूसरा आदमी, अरे वाह, माल निकल गया। कारीगर ने पत्थर को गौर से देखा और हैरानी से बोला, कारीगर, अरे ये तो नो प्रजाति है। आकार छोटा जरूर है, लेकिन इससे पेंडेंट या अंगूठी का हिस्सा आराम से बनाया जा सकता है। जिस बुजुर्ग ने अभी थोड़ी देर पहले कटिंग मशीन खाने की बात कही थी, उसकी आंखें अब पत्थर पर टिकी थी। वो तुरंत एमसी के पास आया और इस पत्थर के लिए 3000 युआन देने की बात करने लगा। एमसी के मन में इस समय खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बिल्कुल शांति थी। सिर्फ 200 युआन का पत्थर 3000 में बिक रहा था। यह मुनाफा सच में जबरदस्त था, लेकिन एमसी समझता था कि उसे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। यह तो केवल शुरुआत थी और उसे अपनी पूंजी बढ़ानी थी, इसलिए उसने तुरंत सौदा कर लिया। 1000 युआन खाते में आते ही एमसी सीधे मध्यम स्तर वाले पत्थरों के सेक्शन की ओर बढ़ गया। यहां रखे हुए कच्चे पत्थर बाहर वाले हिस्से के मुकाबले देखने में काफी बेहतर थे। कई पत्थरों की ऊपरी परत पर हल्के हल्के निशान और धारियां भी दिखाई दे रही थी। एमसी ने तुरंत अपनी सफलता वाली क्षमता सक्रिय कर दी। एक पत्थर देखा, हीरा निकलने की संभावना 0%। दूसरा देखा, फिर 0%। तीसरा भी 0। इस तरह लगभग आधा घंटा घूमने के बाद आखिरकार एमसी एक स्टॉल के सामने रुक गया। वहां बीचों बीच तरबूज जितना बड़ा एक कच्चा पत्थर रखा था और उसके ऊपर चमक रहा था। जेड निकलने की संभावना 100%। एमसी ने पास जाकर ध्यान से देखा तो नीचे एक और जानकारी दिखाई दी, किस्म हाई आइज जेड। ये देखकर एमसी का दिल जोर से धड़क उठा। ग्लास किस्म के बाद हाई आइज जेड को बेहद शानदार माना जाता था। अगर यह पत्थर सच में कटकर बाहर आ गया तो इसकी कीमत सिर्फ कुछ हजार नहीं, बल्कि कई लाख युआन तक जा सकती थी। एमसी ने खुद को शांत किया और दुकानदार से उस पत्थर की कीमत पूछी। दुकानदार दुबला पतला अधेड़ आदमी था। उसने एमसी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके साधारण कपड़ों को देखकर समझ गया कि यह कोई बड़ा खरीदार नहीं है। उसने लापरवाही से कहा कि यह पुराने खदान का माल है और इसकी कीमत 28,000 युआन है। यह सुनकर एमसी के अंदर हल्की परेशानी हुई। उसके पास कुल मिलाकर अभी 3000 के आसपास ही पैसे थे। 28,000 तो दूर, वो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकता था। एमसी सोच ही रहा था कि कहीं और जाकर पैसे जुटाए जाए। तभी उसकी नजर उस बड़े पत्थर के पास रखे एक लंबे पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर असल में दुकान की मेज के एक पैर के नीचे सहारे के लिए रखा गया था, लेकिन एमसी की नजर पड़ते ही उसके ऊपर भी वही चमकती जानकारी दिखाई दी। जेड निकलने की संभावना 100%। किस्म आइस ग्लूटेनस फ्लोटिंग फ्लावर। एमसी के चेहरे पर अंदर ही अंदर खुशी फैल गई। किस्मत अभी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसने जानबूझकर बड़े पत्थर की तरफ देखा और अफसोस जताते हुए सिर हिला दिया। फिर अचानक उसने पैर से लंबे पत्थर को हल्का सा ठोकर मार दी और ऐसे अभिनय किया जैसे गलती से उससे टकरा गया हो। एमसी ने दुकानदार से कहा कि तुम्हारी मेज भी ठीक से नहीं टिक रही है। ये लंबा पत्थर तो मेरे कुत्ते के दांत घिसने के काम आ सकता है। बताओ इसे कितने में दोगे? दुकानदार हंस पड़ा। उसने कहा कि ये तो सिर्फ मेज टिकाने के लिए उठाकर लाया गया बेकार पत्थर है, लेकिन अगर एमसी को चाहिए तो 800 युआन दे दे। एमसी ने तुरंत मोलभाव शुरू कर दिया। उसने कहा कि बेकार पत्थर के 800 बहुत ज्यादा है, 300 में देगा तो अभी ले जाएगा। दुकानदार ने मना कर दिया। एमसी ने तुरंत कहा कि ठीक है, वो जा रहा है। दुकानदार ने उसे रोकते हुए कहा कि चलो 300 में ही ले जाओ। एमसी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर कटिंग मशीन के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार उसने कारीगर से पत्थर काटने को नहीं कहा। उसने खुद ग्राइंडिंग मशीन ली और पत्थर की बाहरी परत को धीरे धीरे घिसना शुरू किया। एमसी जानता था कि जेड पत्थर की बाहरी परत के बहुत करीब है। अगर मशीन से सीधा काट दिया गया तो अंदर मौजूद कीमती जेड को नुकसान पहुंच सकता था। कुछ देर घिसने के बाद अचानक पत्थर के अंदर से नीले हरे रंग की चमक दिखाई दी। एक पल के लिए पूरा बाजार शांत हो गया। फिर आसपास खड़े लोगों के मुंह से हैरानी की आवाजें निकलने लगी। एक अनुभवी व्यापारी ने देखते ही कहा कि यह आइस ग्लूटेनस किस्म है और ऊपर से फ्लोटिंग ब्लू फ्लावर भी है। इसकी पानी जैसी चमक और अंदर की बनावट बेहद शानदार है। उसी समय वो दुकानदार भी वहां से गुजर रहा था जिसने एमसी को वो पत्थर सिर्फ 300 युआन में बेचा था। उसने जैसे ही नजारा देखा, उसके हाथ से थर्मस नीचे गिर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पत्थर को उसने मेज का पैर टिकाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही इतना अच्छा माल निकला। एमसी अभी पत्थर की पूरी सफाई भी नहीं कर पाया था कि आसपास कई ज्वेलरी कंपनियों के खरीदार जमा हो गए। एक खरीदार ने तुरंत 2 लाख की पेशकश कर दी, दूसरे ने 4 लाख, तीसरे ने 5 लाख। लेकिन एमसी जानता था कि इसकी असली कीमत लगभग 6 लाख तक जा सकती है। फिर भी उसने ज्यादा लालच नहीं किया। 5 लाख उसके लिए पर्याप्त पूंजी थी, इसलिए उसने पत्थर 5 लाख में बेच दिया। फोन में 5 लाख से ज्यादा का बैलेंस देखते ही एमसी ने राहत की सांस ली। सिर्फ कुछ घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह तक उसके पास सिर्फ 1200 युआन थे और अब उसके बैंक खाते में 5 लाख से ज्यादा थे। लेकिन एमसी ने यह भी महसूस कर लिया था कि आसपास कुछ लोगों की नजर उस पर टिक चुकी है।
जेड के कारोबार की दुनिया काफी खतरनाक थी। अगर वो हर बार बिल्कुल सही पत्थर चुनता रहा तो लोग जरूर उस पर शक करेंगे। इसलिए एमसी ने बिना ज्यादा देर किए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। दोपहर के करीब वो बाजार से बाहर आया और सोचा कि अब खुद को अच्छा खाना खिलाया जाए। लेकिन सड़क के मोड़ पर उसकी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर काफी भीड़ जमा थी। अंदर कई लोग स्क्रैच लॉटरी टिकट लेकर बैठे हुए थे और लगातार उन्हें खुरच रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी तो किसी के चेहरे पर निराशा। एमसी ने यह देखकर सोचा कि पत्थरों के कारोबार की तुलना में लॉटरी में जीतने पर लोग इसे सिर्फ किस्मत मानेंगे। इसलिए अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए यह तरीका ज्यादा सुरक्षित हो सकता था। एमसी दुकान के अंदर गया। दुकानदार छोटे छोटे इनाम वाले टिकटों का भुगतान करने में व्यस्त था। एमसी ने सामने रखे टिकटों को देखना शुरू किया। उसकी क्षमता फिर से काम करने लगी। कहीं जीतने की संभावना 0% थी, कहीं भी 0। किसी टिकट पर 100%, लेकिन इनाम सिर्फ 10 युआन। ज्यादातर टिकटों में या तो कोई इनाम नहीं था या सिर्फ 10-20 युआन वापस मिल रहे थे। लेकिन तभी एमसी की नजर सबसे नीचे रखे 30 युआन वाले एक स्क्रैच टिकट पर पड़ी। उसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा था, जीतने की संभावना 100%, इनाम 1 लाख युआन। एमसी का दिल तेज हो गया। 1 लाख कोई बहुत बड़ा जैकपॉट नहीं था, लेकिन उसके लिए इस समय काफी बड़ी रकम थी। उसने सीधे वही टिकट नहीं उठाया। अगर वो एक ही टिकट खरीदकर तुरंत 1 लाख जीत जाता तो दुकानदार को शक हो सकता था। इसलिए एमसी ने उसी सीरीज के 5 टिकट खरीद लिए। इसके बाद वो पास की मेज पर बैठ गया और सिक्के से पहला टिकट खुरचना शुरू किया। पहला टिकट खाली निकला। एमसी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे निराशा हुई हो। दूसरा टिकट भी खाली था। पास बैठे एक आदमी ने उसे देखकर कहा कि ये सब किस्मत का खेल है, आज किस्मत खराब हो तो छोड़ देना ही बेहतर है। एमसी मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अब उसने तीसरा टिकट उठाया। यही वो टिकट था जिसकी सफलता की संभावना 100% थी। एमसी ने पहले जीतने वाला नंबर खुरचा। नंबर था 18। फिर उसने नीचे दिए गए नंबर धीरे धीरे खुरचने शुरू किए। तीसरी लाइन में अचानक 18 दिखाई दिया और उसके नीचे साफ लिखा था 1 लाख युआन। हालांकि एमसी पहले से जानता था कि टिकट जीतने वाला है, फिर भी उसे असली नंबर देखकर खुशी हुई। वो खुद को संभालते हुए टिकट लेकर काउंटर पर पहुंचा और दुकानदार से पूछा कि क्या ये टिकट जीत गया है। दुकानदार पहले तो फोन में व्यस्त था। उसने बिना ज्यादा रुचि के टिकट देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इनाम की रकम पर गई, वो अचानक कुर्सी से उछल पड़ा। वो जोर से चिल्लाया कि एमसी ने 1 लाख युआन जीत लिए है। दुकानदार ने बताया कि वो 3 साल से टिकट बेच रहा है और खुद ज्यादा से ज्यादा 500 युआन जीत पाया है, जबकि एमसी ने सिर्फ 3 टिकट खुरचकर 1 लाख जीत लिए। आसपास के लोग भी एमसी को हैरानी और ईर्ष्या से देखने लगे। एमसी ने मासूम बनते हुए सिर खुजाया और कहा कि शायद आज उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इनाम 1 लाख से ज्यादा था। दुकान वाला सीधे पैसे नहीं दे सकता था। उसने एमसी को जीत का प्रमाण पत्र दिया और शहर के आधिकारिक लॉटरी केंद्र जाने को कहा। एमसी टैक्सी लेकर वहां पहुंचा। 20% टैक्स काटे जाने के बाद उसके खाते में 80,000 युआन जमा हो गए। पहले के 5 लाख के साथ अब उसके पास कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा की रकम थी। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक एमसी ने जितना पैसा कमाया था, उसे जमा करने में किसी आम इंसान को कई साल लग सकते थे। वो पैसे लेकर अपने किराए के कमरे में वापस आया और आराम से सो गया। अगली सुबह उठते ही एमसी ने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। पत्थरों में पैसा अच्छा था, लेकिन खतरा भी था। लॉटरी में बहुत ज्यादा कमाई की सीमा थी, इसलिए अब उसकी नजर एक और जगह पर गई, प्राचीन वस्तुओं का बाजार। पुरानी कहावत थी कि मुश्किल समय में सोना और अच्छे समय में प्राचीन वस्तुएं सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। लेकिन प्राचीन वस्तुओं की दुनिया पत्थरों के कारोबार से भी ज्यादा जटिल थी। कहा जाता था कि वहां मौजूद लगभग हर चीज नकली हो सकती है, लेकिन अगर कोई असली दुर्लभ वस्तु हाथ लग जाए तो उसकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक पहुंच सकती थी। और एमसी की क्षमता इस दुनिया में किसी धोखे को छिपने नहीं देती थी। नाश्ता करने के बाद एमसी सीधे शहर के सबसे बड़े प्राचीन वस्तु बाजार में पहुंचा। दोनों तरफ अलग अलग दुकानों में चीनी मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, कांसे की वस्तुएं और जेड रखे हुए थे। एमसी हाथ जेब में डालकर धीरे धीरे हर दुकान के सामने चलता रहा और लगातार सफलता की संभावना देखता रहा। अधिकतर चीजों पर 0% लिखा था। कभी कभी 100% भी दिखाई देता, लेकिन नीचे लिखा होता कि वो आधुनिक नकली सामान है। 1 घंटे से ज्यादा घूमने के बाद एमसी की आंखें तक थक गई। तभी एक सुनसान कोने में लगे छोटे से स्टॉल ने उसका ध्यान खींचा। वहां एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने मिट्टी से सने पुराने कटोरे, जंग लगे सिक्के और कई टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। एमसी ने आदत के अनुसार सबको स्कैन किया। अचानक उसकी नजर एक छोटे लकड़ी के डिब्बे पर टिक गई। उसके ऊपर चमक रहा था, असली होने की संभावना 100%। नीचे लिखा था, किंग राजवंश के सम्राट चियानलोंग के समय का उत्कृष्ट शीशम का आभूषण डिब्बा। एमसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा छोटा डिब्बा भी नीलामी में लाखों का हो सकता था, लेकिन एमसी ने खुद को शांत रखा। उसने पास रखा एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा उठाया और बूढ़े से उसकी कीमत पूछी। बूढ़े ने तुरंत समझ लिया कि कोई ग्राहक आया है।
उसने कटोरे को सोंग राजवंश का रुआन भट्टी का पुराना हिस्सा बताते हुए 5 लाख युआन मांग दिए। एमसी मन ही मन हंस पड़ा। उसकी क्षमता साफ बता रही थी कि वो कटोरा कल ही बनाया गया आधुनिक सामान था। लेकिन एमसी ने उसकी पोल नहीं खोली। उसने बस ऐसा अभिनय किया जैसे कीमत सुनकर डर गया हो। फिर उसने लकड़ी के पुराने डिब्बे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये डिब्बा अच्छा लग रहा है, उसे सिर्फ अपने एक पुराने रिश्तेदार के लिए खरीदना है। एमसी ने 300 युआन की पेशकश की। बूढ़े ने 3000 मांगे। एमसी ने कहा कि लकड़ी हल्की है, पेंट भी उतर चुका है और वो ज्यादा से ज्यादा 500 दे सकता है, अगर नहीं तो वो चला जाएगा। बूढ़े ने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार 500 में डिब्बा बेच दिया। एमसी ने पैसे दिए और डिब्बा हाथ में लेते ही समझ गया कि उसकी किस्मत फिर चमक गई है, लेकिन उसने चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई। वो सीधे बाजार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्राचीन वस्तुओं की दुकान राज धरोहर में चला गया। यहाँ छोटे दुकानदारों की तरह आसानी से किसी को ठगना संभव नहीं था। दुकान में विशेषज्ञ भी मौजूद थे। एमसी ने डिब्बा एक विशेषज्ञ के सामने रखा। बूढ़े विशेषज्ञ ने शुरुआत में इसे सामान्य नजर से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डिब्बे के नीचे बनी नक्काशी पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने बताया कि ये शीशम की खास लकड़ी है और इसकी नक्काशी व पुरानी परत से लगता है कि ये किंग राजवंश के शाही कारखाने की बनाई हुई वस्तु है। उसने एमसी से पूछा कि उसे ये कहां से मिला। एमसी ने जवाब दिया कि प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में स्रोत नहीं पूछा जाता, बस ये बताया जाए कि दुकान इसे खरीदेगी या नहीं और कितने पैसे देगी। विशेषज्ञ ने 30 लाख युआन की पेशकश की। उसने बताया कि वस्तु बेहद शानदार है, लेकिन सही देखभाल न होने के कारण बाहरी सतह खराब हो चुकी है। 30 लाख उनकी तरफ से सबसे ज्यादा कीमत है। एमसी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सिर्फ 500 युआन में खरीदी चीज सीधे 30 लाख में बिक रही थी, लेकिन उसने चेहरे पर फिर भी संतुष्टि नहीं दिखाई। एमसी ने कहा कि 30 लाख बहुत कम है, ये तो चियानलोंग काल की वस्तु है, अगर यहाँ उचित कीमत नहीं मिलेगी तो वो दूसरी दुकान में चला जाएगा। विशेषज्ञ तुरंत घबरा गया। उसे पता था कि थोड़ी सफाई के बाद ये वस्तु कम से कम 50 लाख में बिक सकती है। आखिरकार उसने कीमत बढ़ाकर 35 लाख कर दी। एमसी ने तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया। पैसे खाते में आते ही उसकी कुल संपत्ति लगभग 50 लाख युआन के करीब पहुंच गई। सिर्फ एक दिन पहले वो नौकरी करने वाला सामान्य युवक था, अब वो लगभग करोड़पति बनने की राह पर था। लेकिन एमसी का लक्ष्य यही खत्म नहीं हुआ। वो फिर बाजार के अंदर चला गया। इस बार उसने छोटे स्टॉल छोड़कर बड़ी दुकानों को देखना शुरू किया। एक पेंटिंग की दुकान के सामने उसकी नजर दीवार पर लगी एक स्याही वाली पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग पर दूर के पहाड़ और चीड़ के पेड़ बने थे और नीचे महान चित्रकार तांग बहू का नाम लिखा था। अगर ये असली होती तो इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती थी। एमसी ने तुरंत अपनी क्षमता सक्रिय की। असली होने की संभावना 0%। आधुनिक प्रिंट। एमसी ने मन ही मन उसे नकली समझकर छोड़ना चाहा, लेकिन तभी उसकी क्षमता में अचानक एक नई जानकारी चमकी। छिपी हुई परत मिलने की संभावना 100%। नीचे लिखा था, वांग शीजी की पिंग आंटाई की सोंगकालीन उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिलिपि। एमसी कुछ सेकंड के लिए वही रुक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक नकली पेंटिंग के अंदर सोंगकाल की इतनी दुर्लभ कलाकृति छिपी हो सकती है। वो तुरंत दुकान में गया। दुकानदार मोटा अधेड़ा आदमी था और आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। एमसी ने सीधे उस पेंटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले उसने कुछ दूसरी पेंटिंग देखी, फिर कुछ देर बाद ऐसे अभिनय किया जैसे अचानक उस पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी हो। उसने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार तुरंत उत्साहित हो गया। उसने पेंटिंग को तांग बो की असली पेंटिंग बताते हुए 200 लाख युआन की कीमत मांग दी। एमसी हंसी रोक नहीं पाया। 200 लाख देकर आधुनिक प्रिंट कौन खरीदेगा? उसने दुकानदार की पोल खोलते हुए बताया कि किनारे की कटिंग आधुनिक मशीन की है और रंगों में भी आधुनिक प्रिंटिंग के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार समझ गया कि एमसी कोई सामान्य ग्राहक नहीं है। उसने आखिरकार कहा कि पेंटिंग नकली है, लेकिन सजावट के लिए ठीक है। वो 8000 में देने को तैयार था। एमसी ने कहा कि पेंटिंग उसे पसंद नहीं है, लेकिन इसका फ्रेम और पीछे लगा पुराना कागज काफी पुराना लग रहा है। वो पेंटिंग खोलकर सिर्फ पुराना कागज लेने के लिए 2000 युआन दे सकता है। दुकानदार कुछ देर सोचता रहा। उसे पेंटिंग सिर्फ 200 युआन में मिली थी। 2000 में बेचना उसके लिए 10 गुना फायदा था। आखिरकार उसने सौदा कर लिया। एमसी ने तुरंत 2000 दिए और पेंटिंग लेकर वहां से निकल गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने पेंटिंग को मेज पर फैलाया, फिर पानी की हल्की फुहार और एक तेज ब्लेड की मदद से उसने उसकी परत धीरे धीरे अलग करनी शुरू की। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार अंदर छिपी हुई कलाकृति पूरी तरह सामने आ गई। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उस पर लिखे अक्षर बेहद खूबसूरत थे और कई जगह लाल मोहरें लगी थी। उनमें पुराने शाही संग्रह की मोहरें भी थी। एमसी ने जैसे ही उन मोहरों को देखा, उसे समझ आ गया कि यह साधारण चीज नहीं है। ऐसी सोंग काल की दुर्लभ प्रतिलिपि की नीलामी में कीमत करोड़ों तक जा सकती थी। 1200 युआन से शुरू हुई उसकी यात्रा अब करोड़ों की चीज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। एमसी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ भारी आवाज में एक आदमी बोला कि क्या वो वही युवक है जिसने कल राज धरोहर से शीशम का डिब्बा बेचा था।
एमसी ने पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। आदमी ने कहा कि प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में कोई राज हमेशा छिपा नहीं रहता। उसने बताया कि एमसी ने 500 युआन में 35 लाख का डिब्बा खोज निकाला था, इसलिए वो उसकी नजर में आ गया था। फिर उसने कहा कि अगले दिन रात शहर के बाहर चंद्रवन हवेली में कुछ खुदाई से निकली पुरानी वस्तुएं आने वाली है। उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनकी असलियत पहचान सके। अगर एमसी मदद करता है तो उसे कम से कम 10 लाख युआन की फीस मिलेगी। और जाते जाते उसने एक चेतावनी भी दी, आज रात शहर से बाहर मत जाना। फोन करते ही एमसी की आंखें सिकुड़ गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण कारोबार नहीं था। किसी ने उसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी जुटाई थी। फिर भी एमसी डरा नहीं। अब उसके पास अपनी क्षमता थी। उसने सोचा कि अगर सामने वाले लोग खुद पैसा लेकर उसके पास आ रहे हैं तो वो भी देखेगा कि ये खेल कितना बड़ा है। अगली सुबह एमसी ने दुर्लभ पेंटिंग को तुरंत बेचने की कोशिश नहीं की। इतनी कीमती वस्तु को किसी अनजान खरीदार को बेच देना खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने शहर के सबसे बड़े बैंक में जाकर एक महंगा सुरक्षित लॉकर किराए पर लिया और पेंटिंग को उसमें सुरक्षित रख दिया। रात होते ही वो चंद्रवन हवेली की तरफ निकल गया। ये जगह शहर से काफी दूर थी। बाहर से देखने पर यह एक निजी क्लब जैसा लग रहा था, लेकिन आसपास सुनसान इलाका था। टैक्सी ड्राइवर ने एमसी को उतारा और तुरंत वहां से निकल गया। एमसी आगे बढ़ा ही था कि अंधेरे से 2 मजबूत बॉडीगार्ड बाहर आ गए। उन्होंने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। एमसी ने कहा कि उसे यहाँ के मालिक ने बुलाया है और वो पुरानी वस्तुओं की जांच करने आया है। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड के ईयरपीस में आदेश आया और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि रुद्र सेठ ऊपर उसका इंतजार कर रहा है। अंदर पहुंचते ही एमसी ने देखा कि हवेली का बाहरी हिस्सा जितना सुनसान था, अंदर की सजावट उतनी ही आलीशान थी। एक महिला उसे एक बड़े कमरे तक लेकर गई। दरवाजा खुलते ही अंदर का माहौल बेहद गंभीर दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी। उसके एक तरफ 40 साल के आसपास का एक ताकतवर आदमी बैठा था। वही रुद्र सेठ था। उसके पास 3 बुजुर्ग विशेषज्ञ भी बैठे थे। एमसी के अंदर आते ही उनमें से एक बुजुर्ग ने तिरस्कार से उसे देखा। उसने रुद्र सेठ से कहा कि इतनी बड़ी डील के लिए इतने अनुभवी विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, फिर इस बच्चे को क्यों बुलाया गया है। रुद्र सेठ ने कहा कि उम्र देखकर किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कल इसी युवक ने 500 युआन में किंग राजवंश का शीशम का डिब्बा ढूंढ निकाला था। ये सुनकर तीनों बुजुर्ग थोड़े शांत हुए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी अहंकार था। एमसी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया और सीधे पूछा कि असली सामान कहाँ है। रुद्र सेठ मुस्कुराया और ताली बजाई। कुछ ही सेकंड बाद कई बॉडीगार्ड 3 लकड़ी के बड़े बक्से लेकर अंदर आए। बक्से खुलते ही मिट्टी और किसी रासायनिक पदार्थ की गंध पूरे कमरे में फैल गई। रुद्र सेठ ने बताया कि ये तीनों वस्तुएं खुदाई के दौरान मिली है। कहा जा रहा है कि इनमें कुछ शांगझो काल की कांस्य वस्तुएं और तांग काल की दफन सामग्री है। एक बड़ा खरीदार इन चीजों के लिए 2 करोड़ युआन देने वाला था, लेकिन रुद्र सेठ असली सामान के बिना सौदा नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि जो भी इन तीनों वस्तुओं की असलियत सही साबित करेगा, उसे मेज पर रखा पूरा 10 लाख युआन मिलेगा। तीनों बुजुर्ग तुरंत सामान की जांच करने लगे, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने अपनी क्षमता सक्रिय की। पहली वस्तु एक तांग काल की 3 रंगी ऊंट की मूर्ति थी। उसकी असली होने की संभावना 0%। वो पिछले महीने बनाई गई नकली वस्तु थी। दूसरी वस्तु सोंग काल का बताया गया कटोरा था। उसकी असली होने की संभावना भी 0% थी। वो आधुनिक तरीके से पुराना बनाया गया था। तीसरी वस्तु एक भारी कांस्य चौकोर पात्र था। देखने में वो बेहद पुराना और असली लग रहा था, लेकिन उसकी असली होने की संभावना भी 0% थी। वो आधुनिक धातु से बनाया गया था और रसायनों की मदद से उस पर पुरानी जंग चढ़ाई गई थी। एमसी ने तुरंत समझ लिया कि यह पूरा खेल नकली सामान का था। लेकिन तीनों बुजुर्ग करीब 20 मिनट तक जांच करने के बाद एक दूसरे से बात करने लगे। आखिरकार उनमें से सबसे बुजुर्ग खड़ा हुआ और रुद्र सेठ को बधाई देते हुए बोला कि तीनों वस्तुएं बिल्कुल असली है। उसने खास तौर पर कांस्य पात्र की तारीफ की और कहा कि उसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरे विशेषज्ञ ने भी कहा कि तांग काल की मूर्ति की चमक बेहद शानदार है। रुद्र सेठ ने एमसी की तरफ देखा और हंसते हुए पूछा कि वो इतना शांत क्यों बैठा है। क्या वो इन वस्तुओं को देखने की जरूरत ही नहीं समझता, या फिर उसे कुछ समझ नहीं आया। एमसी ने चाय का कप उठाया और आराम से एक घूंट लिया। उसने अपनी क्षमता से उन तीनों बुजुर्गों को भी देखा था और उनके ऊपर एक और जानकारी चमक रही थी। तीनों के मिलकर धोखा देने की संभावना 100%। अब एमसी को पूरा मामला समझ आ गया। ये तीनों बुजुर्ग खुदाई करने वाले गिरोह के साथ मिले हुए थे। वे नकली सामान को असली बताकर रुद्र सेठ से करोड़ों की रकम ठगने वाले थे। रुद्र सेठ को इन तीनों पर पहले से शक था, इसीलिए उसने एमसी जैसे बाहरी आदमी को बुलाया था। एमसी ने चाय का कप नीचे रखा और कहा कि 10 लाख युआन अब उसी के होंगे। तीनों बुजुर्ग तुरंत भड़क गए। उन्होंने एमसी को अनुभवहीन बच्चा बताते हुए चुप रहने को कहा, लेकिन एमसी सीधे उस कांस्य पात्र के पास चला गया।
उसने रुद्र सेठ से पूछा कि अगर ये सच में प्राचीन और करोड़ों की चीज है तो क्या वो इसे तोड़ सकता है। रुद्र सेठ ने कहा कि अगर एमसी इसे नकली साबित कर दे तो वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाया तो आज रात कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। तुरंत कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने अपने हथियार निकाल लिए। तीनों बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। एमसी ने बिना समय गवाए एक बॉडीगार्ड के हाथ से मजबूत डंडा लिया और कांस्य पात्र पर पूरी ताकत से दे मारा। एक जोरदार आवाज हुई। पात्र का एक कोना टूटकर नीचे गिर गया। अंदर से चमकती हुई नई पीली धातु दिखाई दी। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। एमसी ने उस नकली कांस्य पात्र की तरफ देखकर कहा कि शांगझो काल की वस्तु में आधुनिक धातु कैसे आ गई। प्राचीन धातु को उस समय जिस तरीके से गलाया जाता था उसमें अलग तरह के छोटे छोटे छेद होते थे, लेकिन इस वस्तु के अंदर आधुनिक मशीन से ढली धातु साफ दिखाई दे रही थी। अब रुद्र सेठ को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से में तीनों बुजुर्गों को देखा। उसने आदेश दिया कि इन तीनों को बाहर ले जाया जाए। बॉडीगार्ड्स ने तीनों को पकड़ लिया और कमरे से बाहर घसीटते हुए ले गए। कमरा शांत होने के बाद रुद्र सेठ ने एमसी को देखा। इस बार उसकी आंखों में सम्मान भी था और सावधानी भी। उसने कहा कि एमसी में हिम्मत भी है और असली चीज पहचानने की नजर भी। वो खुद कई दशकों से इस दुनिया में था, लेकिन आज इन तीनों लोगों के जाल में फंसने वाला था। इसलिए 10 लाख युआन एमसी का हक था। एमसी ने बिना पैसे गिने बैग उठाया और बाहर जाने लगा, क्योंकि ऐसे माहौल में ज्यादा देर रुकना समझदारी नहीं थी। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही रुद्र सेठ ने उसे फिर रोक लिया। उसने कहा कि एमसी ने उसे करोड़ों का नुकसान होने से बचाया है, इसलिए वो उसे एक और चीज दिखाना चाहता है। अगर एमसी उसे भी पहचान ले तो वो अलग से 50 लाख देगा। एमसी रुक गया। रुद्र सेठ ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें हथेली जितना एक पीला हल्का पारदर्शी पत्थर रखा था। देखने में वो सामान्य लग रहा था, लेकिन एमसी की क्षमता ने तुरंत बता दिया। असली होने की संभावना 100%। नीचे लिखा था, किंग काल का उत्कृष्ट तियानहुआंग पत्थर। छिपी जानकारी, नीचे लगी मिट्टी हटाने पर महान चित्रकार ची बैशी की खुद की बनाई हुई मुहर दिखाई देगी। एमसी का दिल जोर से धड़क उठा। तियानहुआंग पत्थर सोने से भी कई गुना महंगा माना जाता था, और ये सिर्फ तियानहुआंग नहीं था, ये महान कलाकार ची बैशी की खुद की बनाई हुई मुहर थी। इसकी कीमत कम से कम 50 लाख हो सकती थी। लेकिन एमसी ने फिर से अभिनय किया। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा कि ये तियानहुआंग जरूर है, लेकिन असली शौशान वाला नहीं है। ये सस्ता चांगहुआ तियानहुआंग है। रंग भी गहरा है, अंदर अशुद्धियां है, और नीचे लगी मिट्टी ने इसकी सुंदरता खराब कर दी है। उसने इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख बताई। रुद्र सेठ ने निराश होकर कहा कि उसने इसे कभी 1 करोड़ में खरीदा था। लगता है तब उससे गलती हो गई थी। एमसी ने मौका देखकर कहा कि वैसे उसका एक बुजुर्ग रिश्तेदार पीले पत्थरों का शौकीन है। रुद्र सेठ ने उसे 10 लाख की फीस दी है, इसलिए वो भी बदले में कुछ करना चाहता है। वो 50 लाख देकर ये पत्थर खरीद लेगा। रुद्र सेठ ने सोचा कि ये युवक सच में समझदार है। उसने कहा कि अगर उसे पसंद है तो 50 लाख में ले जाए। एमसी ने तुरंत बैग से 50 लाख निकाले और पत्थर खरीद लिया। बाकी 50 लाख लेकर वो वहां से निकल गया। टैक्सी में बैठने के बाद ही एमसी ने राहत की सांस ली। उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन इस जोखिम के बदले उसे एक बेहद कीमती चीज मिल चुकी थी। कमरे में लौटते ही एमसी ने गर्म पानी लिया और पत्थर के नीचे लगी मिट्टी को धीरे धीरे साफ करना शुरू किया। कुछ देर बाद मिट्टी पूरी तरह हट गई। नीचे 4 पुराने अक्षर दिखाई दिए, बैशी शानवोंग। ये सच में ची बैशी की खुद की बनाई हुई मुहर थी। एमसी खुशी से लगभग चिल्ला उठा। अब वो सच में बहुत बड़ा अमीर बनने वाला था। अगले दिन वो सामान्य प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर नहीं गया। उसने सीधे शहर की सबसे बड़ी नीलामी कंपनी से संपर्क किया। विशेषज्ञों की टीम ने मुहर की जांच की। 3 बड़े विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से इसे असली घोषित कर दिया। क्योंकि जल्द ही शरद ऋतु की बड़ी नीलामी होने वाली थी, इसलिए इस मुहर को नीलामी की सबसे खास वस्तुओं में शामिल कर लिया गया। एमसी ने जोखिम नहीं लिया। उसने नीलामी कंपनी के साथ निश्चित खरीद की गारंटी वाला समझौता कर लिया। नीलामी की अनिश्चितता छोड़कर उसने सुरक्षित और जल्दी पैसे लेने का फैसला किया। फीस और टैक्स काटने के बाद उसके खाते में सीधे 3 करोड़ 80 लाख युआन जमा हो गए। पहले से मौजूद 50 लाख जोड़ने पर उसके पास अब कुल 4 करोड़ 30 लाख युआन थे। कुछ दिन पहले उसके पास सिर्फ 1200 युआन थे। अब उसकी संपत्ति लगभग 4000 गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन एमसी समझ चुका था कि लगातार प्राचीन वस्तुओं में चमत्कार दिखाना खतरनाक है। इतने बड़े सौदों ने अब अपराधी दुनिया के लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अगर वो लगातार अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके बाजार से दुर्लभ चीजें निकालता रहा तो देर सवेर कोई उसे निशाना बना सकता था। इसलिए अब उसे एक नई जगह चाहिए थी, ऐसी जगह जहां पैसा भी बहुत हो और काम भी पूरी तरह वैध हो। तभी उसकी नजर फिर से जेड के कारोबार की तरफ गई। लेकिन इस बार वो छोटे पत्थरों के बाजार में नहीं जाने वाला था। उसने भारत नहीं बल्कि चीन के सबसे बड़े जेड कच्चे पत्थरों के व्यापारिक केंद्र पिंगझो जाने का फैसला किया। अगले सप्ताह वहां सालाना जेड नीलामी होने वाली थी।
ये सरकारी तरीके से आयोजित बड़ी नीलामी थी। म्यांमार से आए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थर वहां रखे जाने वाले थे। कई बार लाखों में खरीदा गया पत्थर करोड़ों में बिक जाता था, और एमसी के लिए ये जगह किसी पैसे निकालने वाली मशीन से कम नहीं थी। उसने नीलामी में प्रवेश का निमंत्रण पत्र हासिल करने के लिए काफी पैसा खर्च किया। फिर उसी दोपहर उसने प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदी और सीधे पिंगझोउ के लिए निकल गया। शाम तक वो वहां पहुंच गया। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उसे समझ आ गया कि इस शहर में जेड का कारोबार कितना बड़ा है। सड़क के दोनों तरफ ज्वेलरी की दुकानें और पत्थर काटने की फैक्ट्रियां दिखाई दे रही थी। अगली सुबह एमसी निमंत्रण पत्र लेकर नीलामी स्थल पर पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। 2 बड़े फुटबॉल मैदानों जितने इलाके में हजारों कच्चे पत्थर रखे हुए थे। कुछ मुट्ठी जितने छोटे थे और कुछ कार जितने बड़े। हर पत्थर पर नंबर और शुरुआती कीमत लिखी थी। देश भर से आए करोड़पति व्यापारी तेज रोशनी वाली टॉर्च लेकर पत्थरों की जांच कर रहे थे। कहीं मशीन चलने की आवाज आ रही थी तो कहीं किसी पत्थर के अच्छा निकलने पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। यही असली दौलत का मैदान था। लेकिन एमसी की नजर में यह सिर्फ एक बहुत बड़ी एटीएम मशीन थी। उसने अपनी क्षमता सक्रिय कर दी। एक के बाद एक पत्थरों पर जानकारी दिखाई देने लगी। जेड निकलने की संभावना 0, दूसरे में भी 0, फिर अचानक किसी पत्थर पर 100%। लेकिन एमसी तुरंत खरीदने नहीं लगा, क्योंकि यहां पत्थरों की नीलामी 2 तरीकों से होती थी। एक थी खुली बोली, जहां सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाला पत्थर ले जाता था। दूसरी थी गुप्त बोली, जिसमें हर व्यक्ति अपनी कीमत लिखकर बॉक्स में डालता था और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतता था। एमसी के पास 4 करोड़ से थोड़े ज्यादा पैसे थे। वहां मौजूद कई व्यापारियों के पास अरबों की संपत्ति थी। खुली बोली में उनसे मुकाबला करना मुश्किल था। इसलिए एमसी ने तय किया कि वो ऐसे पत्थर ढूंढेगा जिन्हें बाकी लोग बेकार समझ रहे हों, लेकिन अंदर से वे बेहद कीमती हों। वो लगभग 3 घंटे तक गुप्त बोली वाले क्षेत्र में घूमता रहा। सैकड़ों पत्थरों को देखने के बाद भी उसे ऐसा पत्थर नहीं मिला जो उसकी उम्मीद के मुताबिक बड़ा हो। कई पत्थरों में 100% संभावना थी, लेकिन उनमें साधारण किस्म का जेड था। एमसी अब कुछ बड़ा चाहता था। तभी सबसे किनारे एक काले पत्थर ने उसका ध्यान खींचा। वो लगभग तरबूज जितना बड़ा था। उसकी बाहरी परत बेहद खराब थी। उसमें एक बड़ी दरार थी और ऊपर काले रंग की परत जमी हुई थी। जेड के कारोबार में ऐसी चीजों को आमतौर पर बेहद खराब माना जाता था। उसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 10,000 युआन रखी गई थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। एमसी ने जब उसे स्कैन किया तो उसकी आंखें फैल गई। उस पर लिखा था, जेड निकलने की संभावना 100%। किस्म उत्कृष्ट एम्परर ग्रीन, पूरी तरह हरा, ग्लास किस्म। छिपी जानकारी, बड़ी दरार सिर्फ बाहरी 3 सेंटीमीटर तक है। उसके नीचे पूरी तरह शानदार जेड मौजूद है। एमसी की सांस लगभग रुक गई। ये सिर्फ सामान्य जेड नहीं था, ये पूरे जेड कारोबार की सबसे दुर्लभ किस्मों में से एक था। और पत्थर के अंदर लगभग पूरा हिस्सा बेहतरीन गुणवत्ता का था। अगर इसे पूरी तरह काटा गया तो इसकी कीमत करोड़ों नहीं बल्कि अरबों तक पहुंच सकती थी। पत्थर का नंबर था 8864। उसकी खराब हालत की वजह से बोली बॉक्स में एक भी बोली नहीं थी। एमसी ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो थक गया हो। वो पत्थर के पास जाकर खड़ा हुआ और जानबूझकर उसे पैर से हल्का सा ठोकर मारते हुए आसपास के व्यापारियों से बोला कि क्या नीलामी वाले लोग ही पागल हो गए हैं? इतनी बुरी तरह फटा हुआ पत्थर भी बेचने के लिए रख दिया। पास खड़े एक व्यापारी ने हंसते हुए कहा कि ये तो खदान मालिक ने मुफ्त में भेज दिया था। अगर एमसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बोली लगा दे, हो सकता है अंदर से कोयले का टुकड़ा निकल आए। एमसी भी उनके साथ हंस पड़ा और वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में फैसला हो चुका था, ये पत्थर उसे हर हाल में चाहिए था। गुप्त बोली बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। एमसी एक कोने में गया और बोली का फॉर्म उठाया। उसने पत्थर का नंबर 8864 लिखा। पहले उसने सोचा कि सिर्फ 20,000 की बोली लगाए, लेकिन उसे डर था कि कोई दूसरा व्यक्ति भी संयोग से इसे चुन सकता है। इसलिए उसने एक ऐसी कीमत लिखी जिसे पार करना आसान नहीं था, 8,88,888 युआन। फॉर्म जमा करने के बाद एमसी आखिरी क्षण में बोली बॉक्स में उसे डालकर पीछे हट गया। दोपहर 2 बजे परिणाम दिखाए जाने लगे। लोग बड़ी स्क्रीन पर अपनी बोली का नंबर खोज रहे थे। आखिरकार स्क्रीन पर नंबर 8,864 आया और उसके सामने लिखा था, जीतने वाली बोली 8.88 लाख युआन। पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। लोग हैरान थे कि आखिर किसने इतनी खराब दिखने वाली पत्थर पर लगभग 9 लाख युआन खर्च कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद बोली भरते समय गलती हुई है। किसी ने कहा कि अगर यह पत्थर खराब निकला तो खरीदार को भारी नुकसान होगा। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत रहा। वो भीड़ को हटाकर भुगतान काउंटर तक गया। उसने कार्ड निकाला, भुगतान किया और पत्थर अपने कब्जे में ले लिया। तभी एक अनुभवी व्यापारी ने एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या वही आदमी है जिसने बेकार पत्थर के लिए इतना पैसा दिया है। उसने कहा कि वो 20 साल से पत्थरों का कारोबार कर रहा है और इस पत्थर में कुछ नहीं है। फिर उसने एमसी को चुनौती दी कि अगर इतना भरोसा है तो यही मशीन पर इसे काट कर दिखा दे। एमसी ने कहा कि ठीक है,
अगर सब देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देता है। इसके बाद वो पत्थर लेकर सबसे बड़ी पानी वाली कटिंग मशीन के पास पहुंचा। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कारीगर ने पूछा कि पत्थर को कहां से काटना है। आमतौर पर इतनी बड़ी दरार वाले पत्थर को उसी दरार से काटा जाता, लेकिन एमसी जानता था कि ऐसा किया गया तो अंदर मौजूद बेहतरीन जेड 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इसलिए उसने कारीगर को 1 लाख नहीं बल्कि अतिरिक्त मेहनत की फीस देकर कहा कि पत्थर काटना नहीं है, सिर्फ दरार वाली बाहरी परत को 3 सेंटीमीटर तक घिसकर एक छोटा हिस्सा खोलना है, 1 मिलीमीटर भी ज्यादा नहीं। कारीगर ने पैसे देखे और तुरंत तैयार हो गया। आसपास खड़े लोग फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख का पत्थर खरीदकर एमसी उसे काटने से भी डर रहा है, लेकिन एमसी ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कारीगर ने मशीन चालू की। काली बाहरी परत धीरे धीरे हटने लगी। लगभग 10 मिनट बाद पत्थर 3 सेंटीमीटर तक घिस दिया गया। कारीगर ने पूछा कि अब पानी डालकर अंदर का रंग देखा जाए। एमसी ने मजाक में कहा कि देखने की जरूरत ही क्या है, निश्चित रूप से अंदर काला पानी ही निकलेगा। आसपास के लोग भी हंसने लगे और वहां से जाने लगे, लेकिन एमसी आगे बढ़ा। उसने पास पड़ी पानी की पाइप उठाई और खुले हुए हिस्से पर तेज पानी डाल दिया। अगले ही पल एक बेहद चमकीली हरी रोशनी जैसी चमक सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के अंदर से रोशनी निकल रही हो। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक व्यापारी चीख पड़ा, हरा निकल आया, बहुत बड़ा माल है। दूसरे ने तुरंत कहा कि रंग और पानी की चमक दोनों जबरदस्त है। जैसे ही पानी साफ हुआ, लोगों को समझ आया कि यह सिर्फ हरा जेड नहीं था, यह पूरी तरह हरा ग्लास किस्म का एम्परर ग्रीन था। वो मोटा व्यापारी जो थोड़ी देर पहले एमसी का मजाक उड़ा रहा था, अब पागलों की तरह मशीन के पास दौड़ा। उसने तेज रोशनी वाली टॉर्च पत्थर से चिपका दी। अंदर से गहरी, शुद्ध और बेहद खूबसूरत हरी चमक दिखाई दे रही थी। उसमें कोई खास अशुद्धता नहीं थी। वो व्यापारी वहीं बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, ग्लास किस्म का एम्परर ग्रीन। इतना सुनना था कि पूरे पिंगझो नीलामी स्थल में जैसे भूकंप आ गया। जहां जहां बड़े व्यापारी मौजूद थे, सब लोग इस तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में मशीन के आसपास इतनी भीड़ जमा हो गई कि रास्ता बंद हो गया। सुरक्षा कर्मचारियों को भी भीड़ संभालने के लिए बुलाना पड़ा। एक बड़े ज्वेलरी ब्रांड का खरीद निदेशक आगे आया और बोला कि वो इस आधे खुले पत्थर के लिए तुरंत 3 करोड़ युआन देगा। दूसरा व्यापारी चिल्लाया कि 3 करोड़ बहुत कम है, ये ग्लास किस्म का एम्परर ग्रीन है और अंदर कम से कम 5 पूरी हरी चूड़ियों के सेट निकल सकते हैं। एक और बड़े ज्वेलरी कारोबारी ने कहा कि वो 5 करोड़ युआन देगा और कोई उससे मुकाबला न करे। एमसी इन करोड़पतियों को देखकर अंदर से बेहद खुश था। जो लोग आम दिनों में करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने का घमंड करते थे, वही अब सब्जी बाजार की तरफ बोली लगा रहे थे। कीमत बढ़ते बढ़ते 6 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई, लेकिन एमसी जानता था कि असली सीमा अभी बाकी थी। तभी भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज आई, मैं 8 करोड़ दूंगा। सभी लोग अचानक शांत हो गए। किसी ने पहचान लिया, ये हांगकांग का मशहूर बुजुर्ग कारोबारी चेंग साहब था। लोगों ने कहा कि जब वो खुद बोली लगा रहा है तो अब मुकाबला करना मुश्किल होगा। चेंग साहब ने एमसी की तरफ देखकर कहा कि युवा आदमी ने लगभग 9 लाख लगाकर 8 करोड़ की चीज हासिल की है। ये लगभग 100 गुना फायदा है। अगर अंदर कोई जोखिम भी हुआ तो वो खुद वो जोखिम उठाएगा। वो एमसी से दोस्ती करना चाहता है। क्या वह 8 करोड़ में पत्थर बेच देगा? एमसी ने अपनी क्षमता से एक बार फिर पत्थर को देखा। वो जानता था कि अगर पत्थर पूरी तरह काटा गया तो उसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक बात और थी, इतनी बड़ी मात्रा में जेड अपने पास रखना सुरक्षित नहीं था। अगर वो 8 करोड़ बैंक खाते में रखता है तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसलिए एमसी ने बिना ज्यादा सोचे सौदा स्वीकार कर लिया। करीब आधे घंटे बाद नीलामी केंद्र के वीआईपी कमरे में उसके फोन पर एक संदेश आया, आपके खाते में 8 करोड़ युआन जमा किए गए हैं। वर्तमान बैलेंस 8 करोड़ 43 लाख युआन। एमसी ने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा, फिर उसने गहरी सांस ली। आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सामान्य अमीर व्यक्ति नहीं था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो करोड़पतियों की श्रेणी में पहुंच चुका था। इतनी बड़ी रकम का लेन देन होने के कारण नीलामी प्रबंधन ने उसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। एक सुरक्षित वाहन उसे सीधे एयरपोर्ट तक लेकर गया। फिर एमसी प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठकर वापस अपने शहर की ओर निकल पड़ा। उड़ान के दौरान एयर होस्टेस ने उसे पे दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। लेकिन एमसी का दिमाग अब अगले कदम के बारे में सोच रहा था। अब उसके पास पैसा था, लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं था। अगर उसके पास पैसा है लेकिन पहचान और सामाजिक स्थिति नहीं है तो लोग उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। वो हमेशा सड़क के किनारे छोटे स्टॉल पर घूमकर सस्ते सामान खरीदता रहे, ये भी सही नहीं था। इससे लोग उसे एक अमीर लेकिन अनुभवहीन व्यक्ति समझकर निशाना बना सकते थे। इसलिए एमसी ने एक नई योजना बनाई। वो अपने शहर में एक बेहद उच्च स्तर की प्राचीन वस्तु निवेश कंपनी खोलेगा। उसका कारोबार आम लोगों के लिए नहीं होगा। वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और बेहद अमीर लोगों के साथ काम करेगा, और जिन दुर्लभ वस्तुओं को वो अपनी क्षमता से खोजेगा उन्हें उन्हीं लोगों को कई गुना कीमत पर बेचेगा। अब एमसी के पास पैसा भी था, क्षमता भी थी
और अपनी पहचान बनाने की योजना भी। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि उसकी ये नई शुरुआत उसे किस तरह की दुनिया में लेकर जाने वाली है। यहीं से उसकी असली अमीरी की कहानी शुरू होने वाली थी।